हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सी सर्कल। तो हम लोग आज से डिस्कस करेंगे जो टेस्ट नंबर है 7, ये ठीक है। ये विजन आईएएस का मेंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 7 है। इसका फर्स्ट पार्ट आज मिलेगा और सेकेंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने 6 टेस्ट मेंस के सॉल्व कर लिए हैं और हमने जो प्री के भी हम सॉल्व कर रखे हैं, जो 2020-21 वाले हैं, ठीक है। 2020 वाले सारे हमारे टेस्ट प्री के सॉल्व हो चुके हैं, प्री वाले, ठीक है। और मेंस के भी हमने 3 टेस्ट सॉल्व कर रखे हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी देख सकते हैं। और ये वाले तो हम लोग सॉल्व ही कर रहे हैं और सैटरडे को आपको ये प्री का टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। प्री का जो भी रहेगा तो सैटरडे को और संडे को आपको इसका मिलेगा। जो हमारा ये चल रहा है ऐसे वाला सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे वाला संडे को मिलेगा और सैटरडे को हमारा प्री का मिलेगा, सैटरडे संडे में, ठीक है। तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो आज ये सोशल जस्टिस और सोशल इशू से संबंधित पूरा हमारा टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें चलते हैं, पहले क्वेश्चन से हम देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि सुशासन से आप क्या समझते हैं और यूएनडीपी द्वारा अभिनिर्धारित सुशासन की विशेषताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्पष्ट कीजिए। तो हमको सुशासन के बारे में बताना है, जो मतलब गुड गवर्नेंस होती है, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है और अच्छे से मतलब इसकी जो करेक्टरिस्टिक है उसको भी बताना है, ठीक है। तो यूएन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई हैं इसके संबंध में इन्हें भी हम मतलब अच्छे से उसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें अगर हम सुशासन की बात करें तो सामान्य अर्थ में अभिशासन का आशय निर्णय निर्माण या उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया से है, ठीक है। तो सुशासन वह प्रक्रिया है जिसके तहत सार्वजनिक संस्थाएं अनिवार्य रूप से दुरुपयोग या एवं भ्रष्टाचार से मुक्त और विधि के शासन द्वारा अनुमत सम्यक रीति से सार्वजनिक मामलों का संचालन करती हैं और सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन करती हैं, ठीक है। और मानव अधिकारों की प्राप्ति की गारंटी प्रदान करती हैं। तो ये हमारा अभिशासन और सुशासन के अंतर्गत हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सुशासन एक गुण मतलब सुशासन एक गुणात्मक अवधारणा है जिसमें प्रभावी तंत्र, प्रक्रिया और जो समस्याएं शामिल होती हैं, जिसके माध्यम से नागरिकों और समूहों के हितों की स्पष्ट अभिव्यक्ति करते हैं और अपने विधिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, अपने दायित्व को पूरा करते हैं और अपने मतभेदों को दूर करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो मनरेगा जैसी जो योजनाएं चल रही हैं में प्रत्यक्ष लाभ जो अंतरण होता है और सामाजिक अंकेक्षण को शामिल करने से मनरेगा श्रमिकों के लिए जो इसकी प्रभावशीलता और लाभ में सुधार हुआ है। और सुशासन का उपयोग सामान्यतः उन प्रशासन और राज्य के संदर्भ में किया जाता है जहां उनके कुछ निर्धारित विशेषताओं के आधार पर करने की अपेक्षा की जाती है। तो इसके इसके मतलब सुशासन की गुणात्मक अगर गुणात्मकता है कि जो मतलब जो दिया जा रहा है उसको उसका अच्छा सा मतलब जो जो स्कीम है या जो योजना है या जो कोई बेनिफिट है जिसके लिए दिया जा रहा है उसको ही उसको मिलना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। और जो ये सरकारी कर्मचारी हैं या जिसका जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य को करे उत्तरदायित्व के साथ, ठीक है। और उसकी जो पारदर्शिता को भी बनाए रखे, ठीक है। तो अब ये यूएनडीपी द्वारा अभी जो मतलब सुशासन के लक्षण निर्धारित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सहभागिता होनी चाहिए। तो नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति और संघ निर्माण की स्वतंत्रता और रचनात्मक सहभागिता क्षमता के आधार पर किसी न किसी रूप में निर्णय प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। तो ये सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम सहमति भी इसमें होनी चाहिए, जो आम जनता के सर्वोत्तम हितों की प्रीति हेतु विभिन्न जो हितधारकों के मध्य विभिन्न हितों पर एक व्यापक जो सहमति जो है निर्माण का प्रयास किया जाना चाहिए। तो आम सहमति भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ये मतलब यूएनडीपी द्वारा निर्धारित किया गया है। अनुक्रियता की बात करें तो इसमें इसके लिए यह आवश्यक है कि ये संस्थाएं एवं प्रक्रियाएं सभी हितधारकों को उचित समय और सीमा के तहत सेवा प्रदान करने का प्रयास करें और शिकायत निवारण तंत्र और आस्थाओं की जो अनुक्रिया त्वरित होनी चाहिए, ठीक है। और प्रभावशीलता और दक्षता भी इसमें होनी चाहिए। उत्तरदायित्व का जो मतलब उत्तरदायित्व होना चाहिए इनका, इनमें जो जिसका जो सरकारी और निजी क्षेत्र एवं नागरिक जो समाज संगठनों के निर्णय निर्माण की संस्थागत हितधारकों के साथ जन सामान्य के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए, जो भी कार्य किया जा रहा है उसका सूचनाओं का प्रकटीकरण अच्छे से होना चाहिए ताकि जो है
लोगों का विश्वास बढ़े उसी इंस्टीट्यूट और वो उसके खिलाफ, ठीक है। और समता भी होनी चाहिए इसमें, मतलब संस्थानों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन स्तर में सुधार करने अथवा इसे बनाए रखने के लिए उचित अवसर प्राप्त हो, ठीक है। मतलब सभी को उचित अवसर मिलने चाहिए और विधि का शासन होना चाहिए कि सभी पर, मतलब जो नागरिक हैं उनको विधि की संरचना उचित विधि की संरचना स्थापित की जानी चाहिए। और मतलब किसी भी नागरिक के साथ बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के उनको जो है उन पर प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। कोई इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, रणनीतिक दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे कि लोग जो जन सामान्य में दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, जो विकास कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इनकी मतलब भागीदारी अच्छे से होनी चाहिए, इनको मतलब इन चीज़ों पे फोकस देना चाहिए। तो सुशासन एक सकारात्मक और समावेशी अवधारणा है। यह जन सामान्य को विकास प्रक्रिया के केंद्र में रखती है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की को तीव्रता प्राप्त करने तथा राज्य के प्रति नागरिकों का विश्वास बना रहे इसमें, ठीक है। तो सुशासन का यही मेन मुद्दा होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो इसमें सुशासन के बारे में हमने देखा। अब हमारा है नेक्स्ट है कि हमारा भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के समक्ष विद्यमान समस्याओं का उल्लेख कीजिए और इन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो अगर इसमें बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की जो प्रणाली है ये क्या है, इसके घटक क्या क्या हैं, उन पे हमको चर्चा करनी पड़ेगी ब्रीफ में, ठीक है। और इसके समक्ष जो विद्यमान समस्याएं हैं उनको उजागर करना पड़ेगा, उनका मतलब फिर उसका समाधान उपाय, अगर समस्याएं हम पहचान लेते हैं तो उनका समाधान भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को डिवाइड करके आंसर को लिखते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ होता है उसी को हम लोग पकड़ के खींचते रहते हैं और वही हमारा आंसर बन जाता है। तो अगर हम बात करें भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण हेतु सरकार द्वारा आरंभ विभिन्न योजनाओं को शामिल किया जाता है। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल संस्थान, पेशेवर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणालियों के कार्यान्वयन में संलग्न कर्मचारी आदि इसमें शामिल होते हैं। तो ये मतलब ये स्वास्थ्य के जो इंस्टीट्यूट होते हैं और जो लोग इसमें शामिल होते हैं सारे लोग, ठीक है। तो अब इस इनमें जो विद्यमान समस्याएं क्या हैं, जो स्वास्थ्य के लिए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के समक्ष जो विद्यमान समस्याएं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो, पहला तो अपर्याप्त व्यय होता है। इसमें व्यय की बहुत ही मतलब कमी होती है, क्योंकि घरेलू उत्पादन का लगभग 1.4% स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय किया जाता है, ठीक है। जबकि यह ब्रिक्स देशों की तुलना में अत्यधिक कम है। ब्राज़ील में 8.3% और चीन में 6.4% और रूस की बात करें तो 7.1% ये होता है। और दक्षिण अफ्रीका 8.8। इतना ये लोग स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं, लेकिन हम लोग कितना करते हैं 1.4। जीडीपी का 1.4% ही कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है कि जो छोटी छोटी कंट्री हमसे कम डेवलपमेंट हैं, जैसे अफ्रीका जैसी कंट्री इतना स्वास्थ्य पे खर्च करती हैं, लेकिन हम लोग कितना कम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हमको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, लेकिन सरकार को ऐसा महसूस होता नहीं है कभी भी है। और ये अपर्याप्त भौतिक अवसंरचना की बात करें तो भारत के 63% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो आपको ऑपरेशन थिएटर तथा 29% है प्रसव कक्ष की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो देख रहे हो, जो मतलब हम लोगों ने अवसंरचना दे रखी है उसमें भी मतलब ये चीज़ें हमारी उपलब्ध नहीं है। अपर्याप्त मानव संसाधन की बात करें तो स्वास्थ्य जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल होती है 2000 जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में प्रति 10,926 जनसंख्या पर केवल एक एलोपैथिक सरकारी डॉक्टर उपलब्ध है। जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमानित डॉक्टर जनसंख्या के अनुपात की बात करें तो 1,000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। मतलब 1,000 जनसंख्या पे जो है इससे या इससे अत्यधिक कम हो, मतलब इस पे होना चाहिए। मतलब 1,000, लगभग 1,000 अगर जनता है वहाँ एक डॉक्टर उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कितना है 10,000, मतलब इसके 10 गुना से भी ज़्यादा है। तो ये समझ रहे हो, तब वहाँ मतलब 10,000 पे एक डॉक्टर उपलब्ध हो रहा है। तो कितना मतलब अनइथिकल है चीज़ें, ठीक है। और व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं की बात करें तो विकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों की अगर बात पिछड़े क्षेत्रों, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का वितरण एक समान नहीं है। जैसे कि केरल में प्रति 1,300 जनसंख्या पर एक सरकारी अस्पताल है, वहीं बिहार
बिहार में यह आंकड़ा 28,000 लोगों पर है। तो देखो मतलब साउथ में एक केरल राज्य है, वहाँ पे 1300 लोगों पर एक मतलब एक अस्पताल देखने को मिल रहा है, ठीक है, 1300 जनसंख्या पर, और यहाँ 28,000 पर एक अस्पताल देखने को मिल रहा है। तो ये कहाँ तक मतलब सही है? तो इन चीज़ों को भी हमको सुधार करना चाहिए, ठीक है। और जो सामान्य अभाव की बात करें तो स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को विभिन्न पहलों और पृथक रूपों में कार्य करती है। इसके कारण संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग बाधित होता है। तो वो तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकारों पे टाल देती है, और राज्य सरकार कहती है कि हमारे पास जो है फिनांस नहीं है, वित्त नहीं है, तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन जनता की कोई फिक्र नहीं करना चाहता है, ठीक है। बेसिकली बात ये है, ठीक है। और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो होता है NSSO के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो देश के निजी अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती होने के मामले में 55% थे, जबकि सार्वजनिक अस्पतालों हेतु यह जिम्मेदारी केवल 42% देखने को मिली, ठीक है। तो ये 14% ग्रामीण जनसंख्या, 19% शहरी जनसंख्या द्वारा रिपोर्ट किया गया कि उन्हें स्वास्थ्य व्यय कवरेज प्राप्त है, और इनका आशय है कि लोगों के लिए स्वास्थ्य पर आउट ऑफ पॉकेट व्यय उच्च है। तो मतलब ये लोग कहते हैं कि इनकी जो पॉकेट है, जितना वो खर्च कर सकते हैं उसमें इतना ही लोग मतलब उसको कर पा रहे हैं, बाकी जो जितने लोग बचे वो कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए भी सरकार को ये मतलब करना चाहिए, ठीक है। तो स्वास्थ्य जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से प्रणाली से संबंधित जो समस्याओं के समाधान की अगर या उपाय की बात करें तो इसमें भौतिक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि करनी चाहिए, और जिला अस्पतालों की क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ का जो अनुपात है उसमें वृद्धि हो, और 10 लाख जनसंख्या पर जो है ये मतलब एक बिस्तरों की जो अनुपात में वृद्धि, और प्रति 10 लाख जनसंख्या हेतु ICU एवं हाई डिपेंडेंसी यूनिट की स्थापना भी की जानी चाहिए। तो जिला अस्पतालों की क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए, और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे और भी अच्छा जो मतलब काम किया जा सकता है इस पे, ठीक है। तो एक मतलब PPP मॉडल प्रस्तावित करना चाहिए और उसे लागू करना चाहिए चिकित्साओं के और जो स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदत्त करने के लिए, और चिकित्सा संस्थानों में जो सार्वजनिक अस्पताल चल रहे हैं तो उनका भी पार्टिसिपेशन किया जाए, तो इससे जो है उसकी बेटर सेवाएं हो सकती हैं, ठीक है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत अगर बात करें तो वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% के निर्धारित सार्वजनिक व्यय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। तो इससे मतलब जो GDP है उसका 2.5% हमको खर्च करना चाहिए, ठीक है। तो इससे अच्छी हो सकती हैं सेवाएं, क्योंकि सबसे समस्या तो ये परेशानी तो वित्त की ही आती है। अगर जो हमको फिनांस मिल जाए, मतलब पैसे मिल जाए, तो हम उस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन। तो हमको इसके लिए भी मतलब एक की जो गुणवत्ता है उसको भी सुधार कर रखना होगा, उसके जिसके मतलब जो उसमें गुणवत्ता है, जैसे मतलब जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, फैसिलिटी अच्छी मिलनी चाहिए, वहाँ के जो स्टाफ हो वो बहुत ही बिहेवियरल हो कि लोगों को मतलब अच्छे से ट्रीट कर सके, ठीक है। तो इस पे भी हमको काम करना चाहिए। और जो सीटें होती हैं मेडिकल कॉलेजों में वो कम रहती हैं, तो उनको भी बढ़ाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे हमको काम करना चाहिए, ठीक है। और स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली की बात करें तो सरकार को 2020 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य को अत्यधिक प्रभावित करने वाले रोगों के लिए रजिस्ट्रियाँ स्थापित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, ताकि जो नए जो ये हैं प्रभावित रोगों के लिए तो उनका भी निवारण हो सके। और ग्रामीण सेवा की बात करें तो शहरी ग्रामीण अंतराल को कम करने के लिए सरकार को चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए विभिन्न ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रावधान करने चाहिए। इन्हें इस संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए। और प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें, क्योंकि इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसन जैसी आधारभूत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति 2017 और नीति आयोग के विभिन्न प्रस्तावों के अनुसार कार्यान्वयन की करने की आवश्यकता, ताकि जो SDG 3 है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य एवं कल्याण की
प्रभावी प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाए, जो 2015 से 2030 का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इससे जो है सब लोगों को उससे फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारत में क्षेत्रवाद द्वारा ग्रहण किए गए विभिन्न रूपों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो क्षेत्रवाद के बारे में हमको एक्सप्लेन करना है कि ये होता क्या है, ये जो ये रिगोनिलिज्म होता है ये क्या होता है। तो क्षेत्रवाद की अवधारणा क्या है, इसके लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं, और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके रूप भारत में इस क्षेत्रवाद को प्रकट करने के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इनके रूपों का भी हमको वर्णन करना पड़ेगा कि कैसा है ये क्षेत्रवाद एक्चुअली में। तो अगर क्षेत्रवाद को एक ऐसी परिघटना में परिभाषित किया जाता है कि जिसमें लोगों की राजनीतिक निष्ठा एक क्षेत्र पर केंद्रित होती है, और दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य यह है कि अपेक्षा देश की अपेक्षा करने क्षेत्र के प्रति, जो मतलब क्षेत्र होता है उसमें देश की अपेक्षा अपने क्षेत्र के प्रति, और कुछ मामलों में उस राज्य की भी अपेक्षा जिसका वह भाग है अपने क्षेत्र के प्रति लोगों के प्रेम की अभिव्यक्ति होती है कि वो लोग अपने क्षेत्र के प्रति बहुत ही प्रेम भावना रखते हैं। तो भारत में क्षेत्रवाद की अगर बात करें तो क्षेत्रवाद की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों, आर्थिक हितों आदि की विविधता में निहित है। क्षेत्रवाद विशेष क्षेत्रों में इन पहचान सृजकों की भौगोलिक सघनता द्वारा प्रोत्साहित होता है। और अगर बात करें तो क्षेत्रीय अपवंचन की भावना भी उत्प्रेरित होती है। भारतीय संघवाद इन क्षेत्रीय भावनाओं को समायोजित करने का एक साधन बन गया है, जैसे कि तेलंगाना के रूप में एक नवीन राज्य का गठन। तो लोग अपने राज्य के अपने क्षेत्र के हित के रूप में अपना जो है ये मतलब राज्य की मांग किया करते हैं। ये जैसे नागालैंड वाले क्षेत्र में ये लोग कह रहे हैं कि हमारा एक नागालैंड एक अलग जो है क्षेत्र बनाने की बात की जा रही है। सब देशों को मतलब म्यांमार का कुछ भाग, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और इसको बनाने की मांग कर रहे हैं। तो ये क्षेत्रवाद के ही सारे मुद्दे होते हैं। ठीक है, तो इसको मतलब ध्यान में रख के चलना चाहिए सरकार को भी, उसकी जो ज़रूरतें हैं उनकी जो मतलब पहचान है, क्योंकि डर यही होता है कि पहचान का, अलगाववाद का। ठीक है, तो ये मतलब भारत में विद्यमान क्षेत्रवाद के विभिन्न रूप कौन हैं। तो अलगाववादी आंदोलन की बात करें तो ये मतलब कुछ राज्यों या क्षेत्रों में लोग भारतीय संघ से पृथक पृथक होने की प्रबल आकांक्षा रखते हैं। उदाहरण के लिए देखो मिजो नेशनल फ्रंट, जो असम का नागा हिल जिला है, देखो वहीं की जो हमने बात की थी तो ये अलगाववाद की बात करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्र की बात करते हैं, जो उपराष्ट्र क्षेत्रवाद है, तो या एक इसमें एक से अधिक राज्य शामिल होते हैं और कुछ राज्यों की सामूहिक पहचान की अभिव्यक्ति होती है, जो अन्य समूहों जैसे कि उत्तरी और दक्षिणी राज्य के राजभाषा के मुद्दे को विभाजित करती है। तो इसकी तुलना में परस्पर हित के मुद्दे पर एक साझा दृष्टिकोण रखते हैं। तो ये मतलब ये भाषा का भी बहुत ही मुद्दा है। अभी जो हमारे जो हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि सभी मतलब पूरे कंट्री में हिंदी भाषा को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, राष्ट्रभाषा के रूप में। तो ये एक कहाँ तक सही है, क्योंकि साउथ और नॉर्थ का मुद्दा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कई भाषाएं हैं, लोग नहीं हिंदी बोल पाते हैं, तो इसके लिए तो ये मतलब उनके लिए एक खतरा तो है ही है। ठीक है, अंतर्राज्यीय क्षेत्रवाद की बात करें तो यह राज्यों की सीमाओं से संबंधित है, और इसमें एक या एक से अधिक राज्यों की पहचान का अतिव्यापन समाहित होता है। उसके हितों के समक्ष खतरा उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी, केरल के मध्य कावेरी नदी का जल विवाद, तो ये भी एक अंतर्राज्यीय क्षेत्रवाद है। ठीक है, और ये अगर बात करें तो अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय राजनीतिक व उप क्षेत्रीयवाद, तो इसके अंतर्गत अगर किसी समूह की पहचान स्वविकास या स्वामित्व की आकांक्षा का प्रतीक है। ठीक है, इस मान्यता को प्रतिबिंबित कर सकता है, और राज्य के किसी भी हिस्से के लिए दोहन या अपवंचन की कीमत पर अन्य हिस्सों का विकास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का जो विदर्भ और असम का बोडोलैंड, तो ये मतलब इसके मतलब राजनीतिक उस पर आधारित है, आंतरिक राजनीति पर। और भूमिपुत्र यानी सन ऑफ सॉयल की अवधारणा, तो यह अवधारणा में लोगों को जन्म स्थान से संबद्ध करती है, उन्हें ऐसे लाभ, अधिकार, भूमिकाएं और दायित्व प्रदान करती हैं जो दूसरों पर लागू नहीं हो सकते हैं। यह संसाधनों और रोजगारों या नौकरियों हेतु प्रतिस्पर्धा या आर्थिक असमानता जैसे कारकों द्वारा अधिक सुस्पष्ट होती है, जैसे कि महाराष्ट्र व उत्तर पूर्वी भारत में बाहरी लोगों से संबंधित मुद्दा। तो ये इतने सारे मुद्दे हैं जो मतलब हमें जो इस क्षेत्रवाद के रूप में बांटते हैं। ठीक है, तो इन पे हमको फोकस करना चाहिए। तो कौन कौन से हो गए, पहला देखो अलगाववादी हो गया। ठीक है, इसमें
अलगाववादी आंदोलन, और एक हो गया हमारा राष्ट्र क्षेत्रवाद यानी सप्रा स्टेट, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा अंतर्राज्यीय क्षेत्रवाद, और राज्यांतरिक क्षेत्रीय राजनीति या उपक्षेत्रवाद हो गया, और भूमिपुत्र की अवधारणा हो गई। तो इस आधार पर इसको मतलब क्षेत्रवाद को बांटते हैं। हालांकि अगर क्षेत्रवाद सदैव राष्ट्रीय अखंडता का विरोध नहीं करता है, यह उच्च अंतर समूह एकजुटता का कारण बन सकता है तथा उन्नत हेतु प्रतिस्पर्धा को प्रेरित कर सकता है, विशेष जब विकास के संबंध में वास्तविक मांगों को स्वीकार कर लिया जाए तब। तो ये हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है अगर हम उस तरह से इसको यूज़ करें, ठीक है। तो इससे मतलब विकास बहुत तेज़ी से हो सकता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो भारत में नेक्स्ट है हमारा, भारत में शहरीकरण से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का समाधान पर प्रकाश डालिए और उन्हें दूसरों के लिए हाल ही के दिनों में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, तो उस पर बात करनी है। तो हमको शहरीकरण के बारे में जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करनी है। तो एक्चुअली में शहरीकरण होता क्या है एक्चुअली में, और इसमें कौन सी मतलब शहरीकरण की स्थिति है और इसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं, और समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो उसके लिए हमको विषय मतलब ब्रीफ में डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो शहरीकरण की अगर हम बात करें तो शहरीकरण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि अथवा ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवसन के कारण होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया है। यूनाइटेड नेशन स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2007 के अनुसार अगर हम बात करें तो वर्ष 2030 तक भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात 40.76% के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, और शहरी क्षेत्रों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में माना जाता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम इसे देख सकते हैं अगर इसको विकास के रूप में देखते हैं तो। लेकिन अगर हम बात करें तो शहरी नियोजन का अभाव, शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता, तो इन सब चीज़ें समस्याएं भी हैं, क्योंकि शहरी नियोजन का अभाव देखने को मिलता है। शहरी स्थानीय निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज हैं जो इनकी सीमित क्षमता होती, अनियोजित शहरी विकास को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने तथा आवास, जल, स्वच्छता संबंधी अवसंरचना के निर्माण में सरकार की विफलताओं से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये मतलब ये विकास के रूप में देखा तो जा सकता है, लेकिन सरकार की कुछ असफलताएं हैं जो प्रॉपर चीज़ें इम्प्लीमेंट करने से नहीं हुई हैं। तो इसमें कौन कौन सी है, तो मलिन बस्तियों का प्रसार, तो शहरीकरण की वृद्धि अनुरूप आवास सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई है। परिणाम स्वरूप अगर बात करें तो किराए के लिए वृद्धि हुई है, किराया दर में वृद्धि हुई है। इसके कारण अतिसंकुलता और मलिन बस्तियों का व्यापक प्रसार हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 17% शहरी परिवार मलिन बस्तियों में निवास करते हैं। तो ये मतलब कहाँ तक सही है, अगर ये मतलब विकास का अगर एक मतलब विकास का मुद्दा देखा जाता है तो ये इसमें बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए शहर की, ठीक है। तो उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। और अपर्याप्त जल आपूर्ति और स्वच्छता का भी मुद्दा बना हुआ है। तो 2050 तक अगर बात करें तो भारतीय शहर गंभीर जल समस्या का सामना करेंगे। वर्तमान में 163 मिलियन लोगों की सुरक्षित पेयजल तथा 210 मिलियन लोगों की बेहतर आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच का अभाव है। तो ये इतने लोगों के साथ इतना मतलब ये कैसे मतलब इम्पॉसिबल आगे होगा, ठीक है। और अनुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंध, जो हमारा कूड़ा कचरा होता है उसको प्रति वर्ष 62 मिलियन टन शहरी ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, किंतु केवल 43 मीट्रिक टन अपशिष्ट का ही संग्रहण किया जाता है। इसमें 11.9 मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपचार किया जाता है। या अपशिष्ट भराव स्थलों के विस्तार का प्रमुख कारण बनेगा। तो ये मतलब ये भी एक मतलब इस मुद्दा है, ठीक है। तो इसको भी हमको अच्छे से इसको देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये अपर्याप्त परिवहन अवसंरचना देखने को मिलती है। तो वाहनों की संख्या जो मोटराइजेशन है, ठीक है, में वृद्धि हुई है। परिणामतः सड़कों पर भीड़, पार्किंग, सड़क दुर्घटना में जैसी वृद्धि समस्याएं देखनी पड़ती हैं, तो इसका भी निदान करना पड़ेगा। और प्रदूषण में वृद्धि की बात करें तो भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों में वाहनों के उत्सर्जन, धूल की उत्पत्ति आदि जैसे मुद्दों के कारण वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है। इसके अतिरिक्त निकटवर्ती नदियों में अनुपचारित मल और औद्योगिक अपशिष्ट के विसर्जन से भी जल स्रोत निम्नीकृत हो रहे हैं, मतलब प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक है। और बढ़ती अपराध दर की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो भारत में विशेष रूप से सुवेद वर्गों जैसे कि महिलाओं, बच्चों, वयोवृद्धों, जनसंख्या के
विरुद्ध शहरी अपराधों की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है, तो ये भी एक आंकड़ा सामने आया है। तो हाल ही के मतलब इस जो इतनी समस्याएं मतलब विद्यमान है, तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास, शहरी इसे शहरी क्षेत्रों में 2022 तक सभी को आवास प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया है। तो क्या ये मतलब हो पाएगा? जो सरकार ने ये काम किया है, तो ये क्या हो सकता है? हाँ, मतलब एक सराहनीय काम किया है कहा जा सकता है, लेकिन 2000 तक इतनी मतलब अभी हमने देखा कि मलिन बस्तियों ये समस्याएं, तो क्या इनको सबको झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं सबको आवास मिल जाएगा? किसी का तो डाटा नहीं है, किसी का उसका जो आधार कार्ड तक नहीं बना है, वो कहाँ पे कहाँ से आए हैं, इन सब चीज़ों का कैसे हम लोग निपटारा करेंगे? और स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो इसका उद्देश्य खुले में शौच, हाथ से मैला ढोने की प्रथा और समाप्त करना, आधुनिक एवं वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट को प्रारंभ करना तथा शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता में वृद्धि करना। सॉरी, वृद्धि करना। ठीक है, तो इस प्रकार जो अगर हम बात करें तो इसको कहाँ तक ये अभी तक जो है जो जो गटर्स होते हैं उसमें लोगों को मैनुअल स्क्वेंजिंग के लिए किया जाता है। कितने आर्टिकल हम लोग द हिंदू के देख चुके हैं। ठीक है, डेली देखते हैं तो कुछ ना कुछ आता रहता है, तो कैसे हम इसको निपटान करेंगे? ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रेरित करना है और क्षेत्र आधारित विकास, शहर स्तरीय जो शहर स्तरीय स्मार्ट संसाधनों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ये भी एक मतलब अच्छा है इनिशिएटिव, लेकिन जो कहा जाता है एक्चुअली में वो होता नहीं है ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए चैलेंज होगा। और अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन जो है, ठीक है, तो इसमें अमृत जो योजना चलाई गई है, यह मिशन शहरों में शासन संबंधी सुधारों को प्रोत्साहित करने और पाइपों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और ग्रीन स्पेस एवं पार्कों को सार्वभौमिक कवरेज के लिए सुदृढ़ अवसंरचना प्रदान करने हैं तो आरंभ किया गया है। और दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करें तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ये देखा गया है कि ऐसे इसका उद्देश्य है कि ऐसे कौशल विकास के लिए अवसर का सृजन करना जिससे कि बाजार आधारित रोजगार प्राप्त हो सके और निर्धनों हेतु स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने में सहायता हो सके। तो ये भी एक अच्छी पहल है। अन्य अगर पहले बात करें तो सरकार की तो राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, ठीक है, तो ये भी एक मतलब अच्छे हैं। लेकिन क्या मतलब ये जो इतनी चलाए जा रहे हैं, ये योजनाएं चला जा रही हैं, ये इतने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो क्या ये मतलब सही हैं? क्या मतलब इनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो मतलब सरकार द्वारा एक्सपेक्टेशन की जा रही, तो क्या हो पा रहा है? तो इन सब चीज़ों की निगरानी भी बहुत ज़रूरी है। इन जो है मिशन के चलाने के साथ साथ इनकी निगरानी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन पहलों के साथ साथ विस्तारित होते शहरी क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए वित्त पोषण, नियोजन क्षमता, क्षमता निर्माण और स्थानीय सुशासन सुधारों पर कार्य करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त काउंटर मैग्नेट, ठीक है, काउंटर मैग्नेट के रूप में टियर 2 शहरों को विकसित करने और इन शहरों में क्षेत्रीय अतिसंकुलन को कम करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो 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 हमारी पूरा की योजना लाई थी अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कि अगर जो जो शहरी मतलब जो सुविधाएं हैं वो गांव में ही प्रोवाइड करा दी जाएं तो लोगों को क्यों शहर में आना ही नहीं पड़ेगा, वो प्रवासन रुक जाएगा। तो उससे भी हम इस चीज़ को एक हद तक निवारण इसका कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे हमको काम देना चाहिए। लेकिन अभी प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी गाँव में नहीं मिलती, क्या चाहिए भाई उसको? स्वास्थ्य सुविधाएँ चाहिए, अस्पताल होने चाहिए उसके लिए, और उसके लिए जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, खान पान की सुविधाएं होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ उन्हें वहीं मिल जाए तो वो क्यों आएंगे शहर में? तो इन चीज़ों को भी हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत के लिए कौशल विकास का महत्व स्पष्ट करते हुए इसे संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो इसके द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं तो ये भी हमको बात करनी पड़ेगी। तो कौशल मिशन, जो भारत में कौशल मिशन कौशल विकास की स्थिति क्या है उसके बारे में हमको बात करनी पड़ेगी। महत्व क्या है, इससे चुनौतियाँ क्या हैं और क्या क्या कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा, तो इन पे हम अच्छे से डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में विरोधाभासी स्थितियों का सामना कर रहा है। ठीक है, जो भारत है वर्तमान में विरोधाभासी स्थितियों का सामना कर रहा है, अर्थात जहां एक ओर श्रम बाजार में प्रवेश करने वाले युवा और
युवा पुरुष एवं महिलाएं रोजगार की खोज में है, वहीं दूसरी ओर उद्योग जगत का उपयुक्तता अनुरूप कुशल श्रम बल की अनुपलब्धता की शिकायत रहती है। इससे भारत में श्रम बल को बाजार आधारित योग्य कुशल कौशल प्रदान करने हेतु कौशल विकास अनिवार्य हो जाता है। तो हमारे यहाँ मैन पावर तो ज़्यादा है, अगर उसको हम ह्यूमन कैपिटल में बदल दें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो भारत के लिए कौशल विकास का महत्व क्या है? तो जनसांख्यिकी लाभांश का दोहन। तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2016 के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में केवल 37% यानी 30 वर्ष के कम जो युवा हैं, ठीक है, वो ही रोजगार प्राप्त करने के योग्य हैं। इसके अतिरिक्त हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में वर्णित किया गया था कि 2023 तक कार्यशील आयु वर्ग 15 से 30 वर्ग लगभग 59 मिलियन व्यक्तियों का देश में श्रम बल में प्रवेश करना अपेक्षित है। यदि इसका सही समय पर समाधान नहीं किया गया तो यह जनसंख्या बोझ में परिवर्तित हो सकती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक हमारे लिए समस्या भी हो सकती है अगर इस पे हमने विशेष जोर नहीं दिया। ठीक है, और नई प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों से निपटान। तो कौशल मिशन की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रौद्योगिकियों का उत्पादन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। कौशल विकास पुनः कौशल विकास हेतु चुनौती को अवसर में परिवर्तित करने में सहायता प्राप्त होगी। वैश्विक अवसरों का लाभ उठाना। तो वैश्विक स्तर पर अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे इन देशों में कुशल लोगों हेतु अवसर का सृजन हो रहा है। तो भारत अपने कुशल मानव अकुशल लोगों का वहाँ पे हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं कि हम भारत से कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता द्वारा इसका अवसर उठा सकते हैं कि दूसरी कंट्री में अपने लोगों को भेज के वहाँ से अच्छी सी इनकी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में योगदान की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत कौशल विकास और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रहता है और वर्ष 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 3 से 5% तक की वृद्धि कर सकता है। तो ये भी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट की गई हैं। तो अब चुनौतियां क्या क्या हैं? तो कौशल मिशन प्रदान करने की अपर्याप्त क्षमता। तो भारत श्रम रिपोर्ट 2012 के अनुसार अगर हम बात करें तो मौजूदा प्रणाली की कौशल प्रशिक्षण क्षमता मात्र 3.1 मिलियन प्रतिवर्ष है, जबकि श्रम बाजार में प्रतिवर्ष 12.8 मिलियन नए लोग प्रवेश करते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए चैलेंज है। ठीक है, और उपयुक्त कौशल का अभाव की बात करें तो उद्योग जगत में संकाय वर्ग के मध्य अपर्याप्त अंतःक्रिया होने के कारण शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कौशल नियोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसको भी हमको इसकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और मानकीकरण का अभाव की बात करें तो मंत्रालयों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, परंतु इस क्षेत्र में सभी सरकारों का समाधान करने में सहायक एक भी व्यापक प्रतिमान उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और तेजी से परिवर्तित होती प्रौद्योगिकी यानी जिसमें उच्च स्तरीय कौशल की आवश्यकता में वृद्धि होती द्वारा ये अधिक जटिल हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी आती है तो इन लोगों को समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन उसको हमको टैकल करना चाहिए। ठीक है, और उद्योग जगत द्वारा पहलों का अभाव की बात करें तो उद्योग विशेष रूप से लघु मध्यम जो हैं ये स्मॉल और मीडियम इंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, तो अप्रशिक्षित या अर्ध प्रशिक्षित श्रमिकों को कम पारिश्रमिक पर नियोजित करने को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त श्रम की पारिश्रमिक संरचना की श्रमिकों को मौजूद कौशल के अनुरूप नहीं है, जिसके अनुसार वे नए कौशल प्राप्त करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। तो लैंगिक असमानताएं। तो महिला शिक्षकों, छात्रावास और परिवहन तथा लचीले पाठ्यक्रमों जैसी सुविधाएं प्रदान करने की चुनौती के कारण अधिकांश कौशल कार्यक्रम उन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं जिनमें महिलाओं की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। तो सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो कौशल भारत कुशल। तो सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? तो देखो, कौशल भारत कुशल भारत। तो योजना में भारत में वर्ष 2022 तक 40 करोड़ से अधिक लोगों को किस प्रकार के कौशल विभिन्न प्रकार के कौशलों से प्रशिक्षित करने हैं तो आरंभ की गई है थी। ठीक है, इसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हैं तो प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बेहतर पाठ्यक्रम पूर्व अधिगम को मान्यता प्रदान करना और बेहतर प्रशिक्षण और प्रशिक्षित प्रशिक्षकों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल था। ठीक है,
तो ये एक सरकार द्वारा चलाया गया अच्छा इनिशिएटिव था, ठीक है। और ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना तो निर्धन परिवारों में संबंधित ग्रामीण युवाओं में इनके जो कौशल और उसकी उत्पादकता क्षमता में को विकसित करके समावेशी विकास को राष्ट्रीय एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए आरंभ की गई थी, ठीक है। और प्रधानमंत्री युवा योजना तो 2030 मतलब इसके द्वारा 3050 संस्थानों के माध्यम से 5 वर्ष में 2020-21 तक 7 लाख से अधिक छात्रों को उद्यम शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना की बात करें तो इसमें प्रशिक्षु प्रोत्साहन को बढ़ावा प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ किया गया था, और जो प्रशिक्षुओं को संलग्न करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। और आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प योजना चलाई गई थी, कार्यक्रम था। या परिणामता उन्मुख परियोजनाओं जैसे कि जिनमें केंद्र राज्य उपकरणों को सम्मिलित करने वाले जो कौशल विकास प्रवेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। और ये औद्योगिक मूल्य संवर्धन और कौशल सुदृढ़ीकरण स्ट्राइव जो चलाया गया था योजना, ठीक है। इसका परिणाम यह एक परिणाम केंद्रीय योजना है, ठीक है। ये मतलब केंद्रीय योजना का परिणाम है और व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण में सरकार के कार्यान्वयन रणनीति में आगतों से परिणामों की ओर परिवर्तन को चिन्हित करती है। तो इन सब बातों की बात करें तो इसमें संभावित प्रवासियों को परामर्श प्रदान करने और उनके मार्गदर्शन हेतु भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कार्यक्रम तो इसको भी इसके लिए स्टार्ट किया गया है। तो इससे जो है भारत के युवाओं को अधिक से अधिक जो है कुशल बनाया जा सकता है, ठीक है। चूँकि भारत एक अग्रणी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर प्रयत्नशील है, इसलिए भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने है तो अपने श्रम बल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से सुमेलित रोजगार परक कौशल और ज्ञान को सुसज्जित करने की आवश्यकता है। तो इस पे हमको बहुत ही फोकस देना पड़ेगा, तभी हम इन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि योजनाएं तो चालू हो जाती हैं लेकिन उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। जैसे प्रशिक्षण दे दिया गया किसी बच्चे को, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक मेरा फ्रेंड था, उसने जो है कौशल विकास केंद्र से ये जो चलाया गया था उस पर उसने प्रशिक्षण लिया 3 मंथ तक, लेकिन उसका सर्टिफिकेट 1.5 साल बाद आया वापस। तो ये कहाँ तक मतलब सही है चीज़ें। मतलब अब डिजिटल चीज़ें हो गई तो उनको डिजिटल प्रशिक्षण जो मिल गया तो उनको तुरंत सर्टिफिकेट दो, उनको जॉब भी दूसरी कंपनी दे देगी, वरना उनको 1.5 साल भटकना पड़ रहा है कौशल विकास केंद्र के मतलब काम करने के बावजूद भी उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, जिससे उनको आगे किसी कंपनी में जॉब के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज़ को, इस पर्सनल एक्सपीरियंस को भी अगर हम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमें धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी अवधारणा और भारतीय धर्मनिरपेक्ष के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। और पश्चिमी और भारतीय जो धर्मनिरपेक्ष है उसमें क्या अंतर है, ठीक है, उसको हमको संक्षेप में बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसी के संदर्भ में उसका हम थोड़ा सा मतलब उसका एनालिसिस करके नीचे लिखेंगे एक मतलब आशावादी दृष्टिकोण से, ठीक है, निष्कर्ष में, ठीक है। तो इसमें देखो धर्मनिरपेक्ष की अगर हम बात करें तो भारत में धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत अगर इसमें धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष एक सिद्धांत है जो राज्य को धर्म से पृथक करने का समर्थन करता है। यह सिद्धांत धर्मों के भीतर स्वतंत्रता और धर्मों के मध्य और साथ ही साथ उसके अंतर्गत समानता को भी बढ़ावा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को उनके सिद्धांतों और लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए जो आंशिक रूप से गैर धार्मिक स्रोतों से व्युत्पन्न हुए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो शांति, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक आधारों पर उत्पीड़न, भेदभाव और बहिष्कार से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब इन चीज़ों से ये धर्म जो है मुक्त होना चाहिए, राज्य जो है जिस आधार पे वो काम कर रहा है। तो यदि राज्य और धर्म के मध्य पृथक्करण की प्रकृति और सीमा एक राष्ट्र को द्वारा प्रोत्साहित किए जाने वाले विशिष्ट मूल्यों तथा उस रीति पर निर्भर करती है जिससे इन मूल्यों की व्याख्या की जाती है। तो धर्मनिरपेक्ष की अगर बात करें तो धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी अवधारणा और भारतीय निरपेक्ष के मध्य क्या अंतर है, तो उसको हम अंतर को देख लेते हैं, ठीक है।
तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष में अगर बात करें तो यह राज्य या धर्म के मध्य उनके स्वयं के मामले पारस्परिक रूप से अनन्य पृथक्करण का समर्थन करती हैं, अर्थात राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसी प्रकार धर्म राज्य के मामले में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन अगर हम भारतीय धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसका अर्थ है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ ऐसा राज्य है जो सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करता है परंतु किसी धर्म को दूसरे धर्म पर वरीयता प्रदान नहीं करता है। यह अवधारणा किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करती है। तो ये हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्ष हो गया, ठीक है। अगर ये मतलब जो हमारा विदेशी पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष है, इसमें राज्य ना तो किसी धार्मिक संस्था की सहायता कर सकता है और ना ही संबंधित क्षेत्र के कानून के अंतर्गत संपन्न उसकी धार्मिक गतिविधियों में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। यह मतलब धर्म को राज्य की नीति या कानून के मामले में अपेक्षा व्यक्तिगत मामला माना जाता है। अपेक्षा मतलब व्यक्तिगत मामला ये माना जाता है। लेकिन अगर भारत में बात करें तो राज्य धार्मिक प्रथाओं से संबद्ध किसी भी आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक अथवा अन्य धार्मिक गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकता है। अगर कोई वर्चस्व जिसका ज़्यादा हो रहा है, जो लोग मतलब किसी दूसरे धर्म को या किसी चीज़ में अशांति फैला रहे हैं या किसी को मतलब भड़का रहे हैं, तो उसके लिए वो कानून भी बना सकता है, ठीक है। मतलब इंडिया में ऐसा है, ठीक है। अगर पश्चिमी धर्म की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो यह मतलब स्वतंत्रता और समानता की एक व्यक्तिवादी रीति के अंतर्गत व्याख्या करती है और यहाँ पर समुदाय आधारित अधिकारों और जो अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए अत्यंत संभावना विद्यमान रहती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, किसी समुदाय की स्वयं अपने द्वारा चयनित प्रथाओं का पालन करने की स्वतंत्रता को राज्य द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें तो यह भारत में अगर भारतीय धर्मनिरपेक्ष की तो यह न केवल एक व्यक्ति का बल्कि समुदाय आधारित अधिकारों अथवा अल्पसंख्यक आधारित अधिकारों के लिए स्वतंत्रता और समानता का प्रावधान करती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत धार्मिक और अल्पसंख्यकों को क्रमशः अपनी संस्कृति को बनाए रखने और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है। तो इंडिया में ये धार्मिक प्रोविज़न इसका किया गया है, ठीक है। अगर पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो इसमें यह जो राज्य समर्थित धार्मिक सुधार के विचार का समर्थन नहीं करता है। ऐसा राज्य धर्म संबंधी सभी मामलों में एक निश्चित दूरी बनाए रखता है। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्ष में निरपेक्षता की बात करें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता प्रतिगामी प्रथाओं को समाप्त करने हेतु तो राज्य को सभी धर्मों में सैद्धांतिक हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान करती है। उदाहरण के लिए यह अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करती है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से आधारभूत रूप से भिन्न है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय प्रतिरूप विशिष्ट है क्योंकि यहाँ भारतीय समाज में विद्यमान धार्मिक विविधता और पश्चिम के विचारों के मध्य अंतःक्रिया का एक परिणाम है, ठीक है। तो इस प्रकार हम ये मतलब धर्मनिरपेक्ष को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत जैसे लोकतंत्र में सिविल सेवकों की क्या भूमिका है, विश्लेषण कीजिए। तो ये देखो भारत में सिविल सेवकों की ये क्या है, इनके विकास का एक संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। मतलब इनका लोकतंत्र में क्या महत्व है, ठीक है। और सिविल सेवकों के महत्व पर चर्चा कीजिए और इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों की भी बात कीजिए और चुनौतियों का समाधान करते हुए क्वेश्चन को हमको एंड करना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमको ऑप्टिमिस्टिक आधार पे हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो अगर हम बात करें तो सिविल सेवाएं सैन्य या न्यायिक शाखा के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन की स्थायी कार्यकारी शाखा को संदर्भित करती है और भारतीय सिविल सेवाएं स्वतंत्रता पूर्ण विशिष्ट शासन की प्रवृत्ति जो विशिष्ट शासन प्रणाली पर आधारित है जो राज्य राजनीतिक कार्यनीति के प्रति जवाबदेहिता के साथ साथ अनिवार्य रूप से एक पदानुक्रमित एवं मेरिट आधारित करियर प्रणाली है। और सिविल सेवाएं भारत में प्रशासनिक प्रणाली का आधार है जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करती हैं। तो विधियों का कार्यान्वयन की बात करें तो सिविल सेवक निर्वहन करती हैं। तो विधियों का कार्यान्वयन कैसे होता है, तो सिविल सेवक विधि के शासन को बनाए रखते हैं और समाज में लोक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। अगर लोक सेवा वितरण की बात करें तो सिविल सेवक लक्षित लाभार्थियों को प्रतिबद्ध वस्तुओं और सेवाओं के प्रति
सेवाओं की प्रदायगी द्वारा सरकार के कल्याणकारी और विनियामक कार्यों का संपादन करते हैं। ठीक है। और नीति निर्माण में सहभागिता की अगर हम बात करें तो नीति निर्माण में सहभागिता तो सिविल सेवक मंत्रियों को विभिन्न मुद्दों पर परामर्श और आवश्यक जानकारी प्रदान करके नीति निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी होते हैं। ठीक है। और निरंतरता प्रदान करना, तो जब सरकारें चुनावों के कारण परिवर्तित होती हैं तो सिविल सेवकों द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। वे किसी भी प्रकार की राजनीतिक पूर्वाग्रह के बिना एक स्थिर प्रशासन के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। और सामाजिक आर्थिक विकास की भूमिका में बात करें तो सिविल सेवक विकास के लिए प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन लक्ष्यों को प्रदान करने के लिए संसाधनों का संग्रहण भी करते हैं और इसके अतिरिक्त वे मानव संसाधनों की क्षमता विकास में सहायता भी करते हैं। और सहभागी लोकतंत्र को सुगम बनाना, तो सिविल सेवक जो होता है प्रक्रियाओं में लोगों को शामिल करके विकासात्मक गतिविधियों हो तो उन समर्थन को सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त वे जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थानों के संचालन को सुविधाजनक बनाते हैं। ठीक है। तो ये भी एक मुद्दा इन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और आपदाओं की भूमिका में तो सिविल सेवक किसी भी विपत्ति या खतरे के दौरान सर्वप्रथम अनुक्रिया करते हैं। वे ऐसे संकटपूर्ण समय में लोगों की सहायता करते हैं और इन क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। यद्यपि सिविल सेवाओं की उपलब्धियां स्वतंत्रता पश्चात में व्यापक विस्तारित उत्तरदायित्व के निर्वहन में प्रशंसनीय रही हैं, तथापि उनमें प्रायः उत्पादकता, अनुक्रियाशीलता, जवाबदेहिता, सत्यनिष्ठा जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और प्रशासनिक गुणों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। तो कौन कौन से कारण इसके लिए है? तो अप्रचलित कानून और नियम प्रक्रियाएं, जैसे कि ये कठोर संगठन संरचनाओं और बोझिल प्रक्रियाओं के साथ साथ मिलकर अति विलंब या अक्षमताओं को उत्पन्न करना। इस प्रकार अंत में प्रायः लोक कल्याण का प्रयोजन बाधित होता है। और निम्न स्तरीय जवाबदेहिता की बात करें तो सिविल सेवकों की जवाबदेहिता की आंतरिक प्रणाली अक्रियाशील हो जाती है, जिसके कारण प्रशासन में शासन की गुणवत्ता का भी ह्रास होता है। ठीक है। और जो ये आपको देखने को मिलता है अभिजातीय, सत्तावादी और रूढ़िवादिता दृष्टिकोण, तो लोगों के प्रति जो सिविल सेवकों का जो अभिज्ञान पूर्वक जो दृष्टिकोण होता है वो जमीनी स्तर पर वास्तविकता से पृथक करता है। ठीक है। और विशेषज्ञता का अभाव, तो अकुशल प्रशिक्षण पद्धतियों एवं राजनीतिक संरक्षण के कारण सिविल सेवकों को कुछ क्षेत्रों में अपनी जो क्षमता होती है वो क्षमता अथवा विशेषज्ञता का सृजन करने के लिए कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। और मूल्य प्रणाली का ह्रास होता है। तो प्रशासन में जो अक्षमताएं और अपर्याप्त परिणाम सामान्यतः नैतिकता व नैतिक मूल्यों के अभाव के प्रतिफल होते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और मानवाधिकार के सम्मान और कमजोर वर्ग के लिए संवेदना एवं उनके कल्याण के प्रति जो प्रतिबद्धता देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये सब इस चीज़ में शामिल होता है। तो इस संदर्भ में अगर करें तो इस संदर्भ में होता है होता समिति एक थी। ठीक है। होता समिति द्वारा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आदि जैसी विविध समितियों एवं आयोगों द्वारा विभिन्न सुधारों को प्रस्तावित किया था। उन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन मूल्यांकन, राजनीतिक हस्तक्षेप से पृथक आदि हेतु उपाय तथा कैरियर के मध्य क्षमता निर्माण के लिए प्रावधान किए जाने की अनुशंसा की गई थी। तो इससे एक की अच्छी जो है क्षमताएं निकल कर आगे आ सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर परीक्षण कीजिए। तो ये एक्चुअली में ये वैश्वीकरण क्या था, एक्चुअली में तो हमको ब्रीफ में बताना पड़ेगा। वैश्वीकरण के जो ये समाज पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े, ठीक है, इनको हमको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, वैश्वीकरण की अगर बात करें तो ये अर्थव्यवस्थाओं और समाज के मध्य परस्पर निर्भरता और अंतर संबंध और एकीकरण को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ठीक है। जिसमें विश्व के एक भाग में होने वाली घटना विश्व के अन्य भागों में लोगों को प्रभावित करती है। एक भाग में ये अच्छी होती है लेकिन दूसरे भाग पर ये बुरा इम्पैक्ट डालती है। और वैश्वीकरण का प्रभाव दूरगामी होता है और जो समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करता है। तो ये किसी समाज के लिए अच्छा भी हो सकता है लेकिन किसी के लिए बुरा भी ये साबित हो सकता है। ठीक है।
तो भारतीय समाज में इसके सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े थे। तो इसमें देखो, भारतीय संस्कृति की अगर बात करें तो वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति के विभिन्न प्रकारों को प्रभावित किया। और उदाहरण के लिए अगर बात करें तो देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पुनर्जीवित करने, आयुर्वेद चिकित्सा के पुनरुद्धार, हस्तशिल्प की मांग में वृद्धि और इसके अतिरिक्त बढ़ते वैश्विक पर्यटन के कारण स्थानीय लोग अपनी विविधता को संरक्षित करने और अपनी परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और भारतीय महिलाओं में बात करें, भारत में महिलाएं तो उनके इसने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अग्रदूत बनने और नए अवसरों का सृजन किया है, जिसमें इनकी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उदार विचारों ने भारत में महिलाओं को उनके अधिकारों के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक मुखर बना दिया है। ठीक है। तो ये मुख्यतः पुरुषों के साथ समानता के क्षेत्रों में आ गई हैं। ठीक है। भारत में युवा की बात करें तो इसने कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवाओं के लिए जो शैक्षणिक और रोजगार के अवसर में सुधार किया है। और जाति व्यवस्था के प्रभाव पर अगर हम बात करें तो आर्थिक अवसरों, शिक्षा और उदार विचारों के विस्तार के कारण भारत में जाति व्यवस्था कमजोर हुई है और अंतर जातीय विवाह आमतौर पर सामान्य होते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये मतलब क्रमशः स्वीकार किए गए हैं, तो इनको भी हम देख सकते हैं। तो वैश्वीकरण ने बहुत ही इम्पैक्ट डाला है। और सामाजिक आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसने अर्थव्यवस्था में नवाचार में वृद्धि की है। ठीक है। मतलब नवाचार में वृद्धि की है, टेक्नोलॉजी में वृद्धि की है, स्टार्टअप की संस्कृति को आगे बढ़ाया है, शहरीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ाया है। ठीक है। परिणाम स्वरूप जो है ये आय में वृद्धि हुई है और लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। ठीक है। लेकिन बात करें कि ये मतलब इतनी जो समस्याएं थी इनसे जो है हम उभर कर आगे आए हैं, सामाजिक भारतीय सामाजिक जीवन को फायदा मिला है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हालांकि जो ये वैश्वीकरण ने भारतीय समाज पर नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है, क्योंकि इसका प्रभाव आर्थिक स्थिति, पहुंच और साक्षरता आदि जैसे विभिन्न कारकों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। तो अगर भारतीय समाज में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो परिवार प्रणाली की बात करें तो इसमें ऐसे तर्क दिए गए हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो संयुक्त परिवार प्रणाली को एकल परिवार द्वारा प्रस्तापित कर दिया गया है, कर दिया गया है। कुछ कुछ ने यह भी तर्क दिया है कि विवाह का महत्व कम हो रहा है, तलाक की दर और लव इन रिलेशनशिप, एकल अभिभावक बनने की प्रवृत्ति में भी वृद्धि हुई है। इन परिवर्तनों को कई लोगों द्वारा नकारात्मक दृष्टि से देखा गया है। तो ये भी एक मतलब मुद्दा आया है इसमें। और महिलाएं की बात करें तो प्रायः महिलाएं निम्न भुगतान वाली नौकरियों में अधिक संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त उनकी घरेलू जिम्मेदारियों भी हाथ नहीं बटाया जाता है। तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। युवा वर्ग की बात करें तो इसके कारण युवाओं को अनिश्चितता में वृद्धि हुई है, सामाजिक संबंध कमजोर हुए हैं और अवसाद यानी में डिप्रेशन और आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ने लगी हैं। और जिससे कि ये लोग नशीली दवाओं का दुरुपयोग करते हैं और किशोर अपराध आदि जैसे बलात्कार, हत्या, ये सब अपराध जो है बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो इनको भी ये मतलब इसे हम नकार नहीं सकते। ठीक है। इसके क्योंकि इन्होंने कुछ क्षेत्र में तो इम्पैक्ट अच्छा किया है लेकिन कुछ बुरा किया है। अब असमानता की बात करें तो इसने समाज के में वर्ग अंतराल में वृद्धि की, क्योंकि समाज के कुछ विशेष वर्गों के संसाधन तक अधिक पहुंचती ठीक है होने से वे अपेक्षाकृत अधिक लाभान्वित हुए हैं, जबकि हाशिए पर स्थित वर्गों की स्थिति में और भी अधिक गिरावट देखी गई है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और गरीब अमीर होता जा रहा है। तो ये मतलब अवधारणा चली आ रही है। और संसाधन की बात करें तो इसने पर्यावरणीय चिंताओं और साधारणीयता मतलब सस्टेनेबल के सिद्धांतों की अपेक्षा करते हुए प्राकृतिक संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की है और इससे समाज में असंतोष की उत्पन्न हुआ है। तो ये भी मतलब एक पर्यावरण का भी मुद्दा बना हुआ है। तो वैश्वीकरण ने कुछ हद तक तो अच्छे डाले हैं, लेकिन कुछ हद तक जो है उसने नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाले हैं। तो इसीलिए वैश्वीकरण एक दो धारी तलवार के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात इसने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम होते हैं। और इसने क्या किया है कि वास्तविकता है जिसे समाज पूर्णतः स्वीकार कर चुका है और जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। हालांकि सरकार नीतिगत दृष्टिकोण का अनुपालन करती है ताकि वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को अधिकतम सीमा तक कम किया जा सके। तो ये सरकार के प्रयास जारी हैं और सरकार को इसमें और भी प्रयत्नशील भी रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि क्या हो जा रहा है बार बार, इसमें कहा जा रहा है कि जल शक्ति
जल शक्ति अभियान के लिए मुख्य रूप से ध्यान दिए गए क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए और इसके अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। तो भारत में जल के अभाव को रेखांकित कीजिए, कहाँ कहाँ की जल का अभाव है और ये इसके उद्देश्य क्या है, जो जल शक्ति अभियान के उद्देश्य क्या हैं और इसका मुख्य रूप से इसका ध्यान किन क्षेत्रों पे केंद्रित किया जा रहा है इस कार्यक्रम का, ठीक है, और इनकी रणनीतियाँ क्या हैं। तो इनको हमको संक्षिप्त में बताना पड़ेगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि इसके मतलब किस लिए ये लाया गया है, ठीक है। तो ये सरकार का जो अच्छा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में क्या अच्छा है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि जल पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 600 मिलियन जनसंख्या अत्यधिक से अत्यंत गंभीर जल संकट का सामना कर रही है और 75% घरों के परिसर में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। तो भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता वर्ष 2011 में 2001 में 1820 क्यूबिक मीटर से कम होकर वर्ष 2011 में 1545 हो गई है। मतलब इन मतलब 20 सालों में ये मतलब 2011 में मतलब 10 सालों में कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है इसमें। और वर्ष 2025 तक ये 1341 क्यूबिक मीटर के स्तर तक आ जाने का अनुमान है। तो ये बहुत बड़ा एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जल संकट की आशंका को देखते हुए सरकार ने जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया और यह अभियान संपूर्ण देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा में तीव्रता लाने हेतु नागरिक भागीदारी पर आधारित एक गहन जल संरक्षण अभियान है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जल शक्ति अभियान जल संकट वाले जिलों और प्रखंडों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर जल की मांग एवं आपूर्ति पक्ष प्रबंधन को एकीकृत करने का प्रयास करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचय पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पारंपरिक और अन्य जल निकायों जैसे टैंकों का नवीनीकरण और स्रोत के साधारणीयता के लिए जो स्थानीय अवसंरचना का निर्माण, जिसमें पुनः उपयोग और पुनः भरण संरचना शामिल है, ठीक है, और जल संभरण विकास गहन जो वनीकरण है। तो इन सब चीज़ों पे ये फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब जो 5 चीज़ें हैं इन पे ज़्यादा ये फोकस कर रहा है। तो इसका उद्देश्य, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जल संरक्षण के बारे में स्थानीय समुदाय को जागरूक करने हेतु इस अभियान के तहत विभिन्न रणनीतियों की योजना तैयार की गई है और इसमें कुछ इस प्रकार है। तो कौन कौन सी रणनीति है इसमें? तो हमारी देखो रणनीति सहयोग एवं समन्वय। तो इसमें राज्य सरकारों सहित विभिन्न मंत्रालय विभागों में सहयोगात्मक प्रयास शामिल होंगे, ठीक है, जिनका पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा समन्वयन किया जाएगा और सहयोगी टीमें इसमें शामिल होंगी, जो मतलब केंद्र सरकार के एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए कि एक 18 सूत्री दायित्व की सूची जारी की जाएगी। अधिकारी अपने अपने दलों के साथ 2056 जिलों के जल गंभीर संकट वाले प्रखंडों में जिला प्रशासन के साथ कार्य करेंगे ताकि जल संरक्षण के महत्वपूर्ण उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। और अनुसंधान सहायता की बात करेंगे तो कार्यालय कार्यक्रमों में कार्यान्वयन करने वाली टीमों की सहायतार्थ मतलब आईआईटीज के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के दलों को भी राष्ट्रीय स्तर पर लामबंद किया जाएगा, मतलब उनसे जोड़ा जाएगा। और प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में बात करें तो कुशल नियोजन उपायों के लिए गाँव के त्रिविमीय समोच्च मानचित्रीकरण का निर्माण एवं उन तक सुगम पहुंच स्थापित होगी। तो ये भी एक मतलब अच्छा मुद्दा है, ठीक है। तो मनरेगा के साथ अभिसरण की अगर हम बात करें तो लगभग 1100 जल संकट जिलों में जल संरक्षण के लिए किए जाने वाले 2 लाख से भी अधिक कार्यों की एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। और जागरूकता अभियान में क्या किया जाएगा कि जागरूकता के प्रसार हेतु बृहद पैमाने पर एक संचार कार्यक्रम की योजना निर्मित की जाएगी। इसमें विद्यालय छात्र स्वयं सहायता समूह यानी जो एनजीओज होते हैं, पंचायती राज संस्थान के सदस्य आदि हितधारक शामिल होंगे, ठीक है। तो इससे मतलब जल जो ये हमारी यूनिट घट रही है, जो लगातार जो जल स्तर घट रहा है उसको भी हम बढ़ा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि इस प्रकार अगर हम बात करें तो इस प्रकार जल शक्ति अभियान भारत में जल संरक्षण की चुनौतियों के निवारण हेतु
स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर एक जन आंदोलन निर्माण करने का सरकार का एक प्रयास है। इन चुनौतियों के मुख्य रूप से नागरिकों में जागरूकता का अभाव, गुणवत्ताहीन सार्वजनिक नीति निर्माण व अकुशल कार्यान्वयन, जल प्रदूषण में वृद्धि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और जल के पुनरुपयोग की कमी आदि शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम इन चीज़ों को हम अच्छे से कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि भारत में विविधता के विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए इस प्रकार की विविधता के बीच एकता को सुगम बनाने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। तो ये मतलब विविधता क्या है? ठीक है, विविधता क्या है, विविधता के रूप कौन कौन से हैं और इसको बढ़ावा देने के वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनको हमको ब्रीफ में डिस्कस करना है जो एकता को सुगम बनाते हैं। तो भारत में एक बहुलवादी समाज है जिसमें विभिन्न संस्कृत, धर्मों, भाषाओं का समावेश है। या विविधता भारतीय समाज के चारित्रिक विशेषताओं में से एक है। यद्यपि भारत में विविधता का तात्पर्य असमानताओं से नहीं है, बल्कि यह सामूहिक विभिन्नताओं यानी विभिन्नता जो लोगों के भिन्न भिन्न समूह को चिन्हित करती है की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, भारत में विविधता के निम्नलिखित विविध रूप के दृष्टिकोण है। तो कौन कौन से हैं हमारे? तो धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। तो इसमें देखो भारत में विभिन्न धर्म, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये विभिन्न प्रकार के की भूमि है। ठीक है, ये धर्म समरूप नहीं है, अपितु एक ही धर्म के अंतर्गत विभिन्न जो संप्रदाय अस्तित्वमान हैं। और उदाहरण के लिए अगर बात करें तो हिंदू धर्म में विभिन्न जातियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार इस्लाम धर्म शिया, सुन्नी, अहमदिया आदि जैसे संप्रदायों में विभाजित है। इसके अतिरिक्त विभिन्न आदिवासी समूह जिनकी अपनी पृथक धार्मिक मान्यता है जो विविधता में और अधिक संवर्धन करती है। ठीक है, और नरजाति विविधता की बात करें तो 1931 की जनगणना के आधार पर भारत में नरजाति विविधता के विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया था। इसमें क्या था? निग्रोटो थे, प्रोटोस्टाइट थे, मंगोलाइट थे, मेडिटेरियन थे, वेस्टर्न ब्रेकीसेफर थे और नॉर्डिक थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संस्कृति विविधता की बात करें तो विभिन्न धर्मों, जातियों और क्षेत्रों द्वारा अपनी स्वयं की परंपरा एवं संस्कृति का अनुसरण किया जाता है। इस कारण कला, स्थापत्य और नृत्य, नाटक, संगीत आदि में विविधता परिलक्षित होती है। साथ ही संपूर्ण भारत में साहित्य और विचारों, दर्शनों, परंपराओं और साहित्य में भी विविधता प्रतिबिंबित होती है। तो ये सांस्कृतिक विविधता भी यहाँ पाई जाती है। और भाषाई विविधता की बात करें तो अगर 1961 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय लोगों के मध्य सांस्कृतिक और स्थानिक और सांस्कृतिक विविधता भारत में एक समृद्ध भाषाई विविधता की उपस्थिति को सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं। और भौगोलिक विविधता की बात करें तो भारत एक विशाल देश है जहाँ शुष्क रेगिस्तान, सदाबहार वन, ऊंचे पर्वत, बारहमासी और गैर बारहमासी नदी तंत्र, लंबे तट, उपजाऊ मैदान जैसी भौतिक विशेषताएं भी विद्यमान है। तो हमारे यहाँ भौतिक विविधता भी है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो भारत में अपनी विविधता के बावजूद निम्नलिखित कारकों के सहयोग से समाज में विभिन्न समुदायों के मध्य शांति और सह अस्तित्व को सुनिश्चित करने में सफल रहा है। तो संवैधानिक अगर विविधता की बात करें तो संवैधानिक तंत्र की बात करें तो भारत का संविधान संपूर्ण देश में एक समान विधि यानी सामान्यता और विधि और एक सामान्य शासन प्रणाली प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त संविधान सभी नागरिकों को उनकी आयु, लिंग, वर्ग, जाति, धर्म आदि में विभेद के बिना कुछ मूल अधिकारों को प्रत्याभूत करता है। सहिष्णुता की बात करें तो सहिष्णुता भारत की एक अद्वितीय विशेषता है जो कि आपको देखने को मिलेगा, जो भारत में विभिन्न धर्मों के मध्य सह अस्तित्व को बनाए रखती है। इसका कारण यह है कि भारतीय समाज विभिन्न सांस्कृतिक और विश्वासों से ग्रहण किए गए तत्वों के एकीकरण के माध्यम से विकसित हुआ है। ठीक है, तीर्थ स्थान और धार्मिक प्रथाओं की बात करें तो इसमें भारत में धर्म और आध्यात्मिकता का अत्यधिक महत्व दिया जाता है इस पे। और तीर्थ यात्रा स्थल जैसे कि कुंभ मेला हो गया, अमरनाथ हो गई यात्रा आदि जैसे विभिन्न भागों के लोगों को आकर्षित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भू संस्कृति एकता की भावना को विकसित करती है। ठीक है, तो ये अच्छा है।
और ये खेल और सिनेमा की बात करें तो देश में लाखों लोग इसका अनुसरण करते हैं तथा ये भारत के विस्तृत क्षेत्र में एकीकरण हेतु एक बंधनकारी शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। उत्सव की अगर हम बात करें तो भारत में लोग स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्व को दीपावली, ईद, होली एवं क्रिसमस जैसे विभिन्न धार्मिक उत्सव भी मिलजुल कर मनाते हैं। तो ये मतलब उत्सव भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो ये एक एकता का प्रतीक माना जाता है। और महान नेताओं की विरासत की बात करें तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद आदि जैसे नेताओं द्वारा सार्वभौमिक बंधुत्व और शांति सह अस्तित्व के मूल्यों की शिक्षा प्रदान की गई थी। ये शिक्षाएं भारत में लोगों को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है। और ये आर्थिक एकीकरण की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी ने देश एक कर और एक राष्ट्रीय बाजार के रूप में मार्ग प्रशस्त किया है। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के मध्य एकीकरण को सुगम किया है। ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो कहा जा सकता है कि भारत विविधता में एकता को बनाए रखने में सफल रहा है, जिसका तात्पर्य एक रूपता के बिना एकता और विखंडन के बिना विविधता इसका तात्पर्य है। और यह मतलब अनिवार्य रूप से इस मान्यता पर आधारित है कि विविधता मानवीय परस्पर क्रिया यानी मेल मिलाप को समृद्ध करती है। और इस दृष्टिकोण को भारत में विविधता को निर्बलता के स्थान पर शक्ति का स्रोत माना जाता है। तो ये मतलब जो विभिन्न देशों में ये मतलब उसकी विखंडन या मतलब अशांति का प्रतीक होता है, इंडिया में वो मतलब हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या किया है कि 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं टेस्ट नंबर 7 के। इसका कल आपको मिल जाएगा सेकेंड पार्ट। ठीक है। तो ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। और सैटरडे को आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन सैटरडे को जो दीपावली है तो उस दिन तो आप लोग पढ़ाई करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताना। अगर सैटरडे को प्री वाला मैं सोच रहा हूँ कि शुरू कर दूँ। ठीक है। अगर आप लोग सैटरडे संडे में अगर छुट्टी चाहते हैं तो बता देना। अगर जो आपको वीडियो देखना है तो बता देना, तो मैं डाल दूँगा। मुझे वैसे यार एक वीडियो तो देख सकते हो 1 घंटे में क्या होता है। ठीक है। तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना अच्छे से एंजॉय करते रहो। ठीक है।